नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो के साथ करंट अफेयर समरी फेबररी 2022। तो फरवरी मंथ में जितनी भी सारी नए नए करंट अफेयर्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए हैं, हम उनके बारे में सारी बातें करेंगे। एंड सारी ब्रीफ में एक स्टैटिक के साथ साथ करंट दोनों पर्सपेक्टिव को मैं लेके चल रहा हूँ। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। एंड इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट्स करें कि आपका रिव्यू क्या है इस पूरी वीडियो को लेकर। ठीक है, तो हम सारे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। फरवरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी में बजट भी रिलीज़ होता है, इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज़ होता है। तो हम सारी बातें सारी चीज़ों को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। सो पहला टॉपिक हमारा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपके सारे एग्ज़ाम, मतलब आप सारे एग्ज़ाम्स ले लीजिए, तो हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक सर्वे, बजट जो है, इन पे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे जाता है। और बैंकिंग, फाइनेंस हो या फिर एपीओ हो या फिर अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बजट के फील्ड में। ठीक। तो अब इस जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है, तो उसका सेंट्रल थीम जो है इस साल का जो रिलीज़ हुआ है, देखिए एक एक पॉइंट जो मैंने आपको लिस्ट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव पॉइंट्स ही मैंने इसमें मेंशन किए हैं और वो सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उस पर हर एक पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस साल की सेंट्रल थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे की? एजाइल अप्रोच। ठीक है, एजाइल अप्रोच जो है इस साल की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका सेंट्रल थीम था। और ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसका जो इकोनॉमिक डिवीज़न है उसके अंडर ये जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ एक सवाल ये भी होता है कि जो अब इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके की अगर पर्सपेक्टिव से हम जाएँ तो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में कब पहली बार प्रेजेंट किया गया था? तो जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया में प्रेजेंट किया गया था 1950 से लेकर 1951, मतलब जो एक फाइनेंशियल ईयर था 1950 टू 1951, उस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक सर्वे जो है पहली बार प्रेजेंट किया गया था। और 1964 तक ये जो है यूनियन बजट के साथ ही पेश किया जाता था। देखिए 1964 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब तक ये यूनियन बजट के साथ था तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1964 तक यूनियन बजट के साथ किया जाता था ये प्रेजेंट। बट उसके बाद जो है 1964 के बाद से क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया, बजट से अलग कर दिया। मतलब कि अब पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है फिर बजट आता है, पहले क्या होता था दोनों एक साथ आते थे। ठीक है, तो ये आपके प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, अब इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये भी कहता है कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट, अब के रेपो रेट क्या होता है? आपके सवाल दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होगा कि रेपो रेट सर क्या होता है। ठीक है, तो रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक जब आरबीआई से जब कुछ पैसा लोन लेती है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। जैसे हम लोग बैंक से जो पैसा लेते हैं, हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं 100 रुपये लेने पर जो 2% का इंटरेस्ट, तो वो जो 2% होता है जो आरबीआई जो अमाउंट लेती है, मान ली 100 करोड़ आरबीआई ली है, बैंक ली है आरबीआई से, तो अब बैंक जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। वो परसेंटेज जो है वो रेपो रेट होता है, उसी रेपो रेट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट कितना मेंटेन किया गया है 2021-2022 में? 4%। ठीक है, और इंडिया जो है के पास 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है। अगर इंडिया फॉरेस्ट एरिया की देखा जाए तो इंडिया 10th रैंक पर है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, इंडिया हैज़ बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनिचल। अच्छा, अब हमारे देश में बात की जाए स्टार्टअप, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है कि हम सबको स्टार्टअप करना चाहिए, तो स्टार्टअप का जो इन्वायरमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इंडिया जो है 3rd रैंक पर है स्टार्टअप के मामले में। ठीक है, आफ्टर यूएस और चाइना। ठीक है, तो ये देखिए सारी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो हमने इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में बात की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बजट। देखिए बजट 2022-2023 में अब क्या क्या बजट इंपॉर्टेंट पड़े, तो जो जो बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए नोट करके सारे रखे हैं। तो अब देखते हैं। बजट ऑल्सो लेस डाउन अ प्लान फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड रिफर्स टू द सेम पीरियड अमृतकाल। बजट जो है इस साल का जो बजट है उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो अगले 25 साल को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि अगले 25 साल में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या टारगेट है, उस हिसाब से बनाया गया है। और उसी 25 साल को जो पीरियड है, जो जो नज़रिया रखा गया 25 साल तक, जो विजन रखा गया 25 साल तक, उस पीरियड को अमृत काल के नाम से उसमें मेंशन किया गया है कि अमृत काल के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बजट को प्रिपेयर किया है। ठीक है,
अब उसके बाद जो है बजट आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में बजट मेंशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 112 में जो है बजट के बारे में मेंशन है। बजट एग्जैक्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको बजट रेफर करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट ईयर 2021-2022 इज एस्टिमेटेड टू बी 9.2% ऑफ जीडीपी। तो 2021-2022 में जो इंडिया के जीडीपी जो अनुमान लगाई गई थी वो है 9.2% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2022 टू 2023 इज एस्टिमेटेड 6.4% जीडीपी। अब फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए, मैं बहुत शॉर्ट्स में समझाता हूँ आपको। फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के पास कुछ इनकम आती है, पैसा आता है, कुछ खर्च भी होता है, ठीक है। तो जब इनकम जो है वो कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है, तो जो गैप होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आता है 5 रुपये, लेकिन आपका खर्चा है 9 रुपये, तो जो 4 रुपये का जो अंतर है वो आपका लॉस है, ठीक है। तो उसी लॉस को बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो जब मॉनेटरी टर्म्स में होता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट, अब आपको पता है कि कोविड का टाइम चला है, गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सपेंसेस खर्च किया अलग अलग जगह पे, तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ा है। तो उस और नॉर्मली भी बढ़ा, ऐसा है नहीं है कि कोविड नहीं रहता तो फिजिकल डेफिसिट नहीं होता है, होता है। बट इस साल जो है वो कोविड के से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और फिजिकल डेफिसिट जो है इस साल कितना आया है, 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का 6.4% जो है इंडिया के पास फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि जो गैप है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 6.4% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और या फिर डिफिनेशन ही पूछा सकते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। Recently, the finance minister in the budget 2022 announced the 30% tax on income from virtual digital asset, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या अनाउंस किया कि 30% टैक्स जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट लगाया जाएगा, मतलब कि यानी क्रिप्टो करेंसी में लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो 30% टैक्स है वो क्रिप्टो करेंसी में लगाया जाएगा। अब पीएम गति शक्ति जो है इनिशिएटिव है कोऑर्डिनेटेड प्लान के लिए, ताकि अब क्या होता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग परमिशन के लिए जाते हैं, आपको पता है। तो अलग अलग उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, एक जगह से फाइल पास हुई दूसरी जगह फाइल पास हुई तीसरी जगह, तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो पीएम गति शक्ति एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से स्पीडी वे में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को परमिशन और जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होगी वो फुलफिल हो जाएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ताकि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्डअप होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अब टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एम्बिशियस गोल 280 गीगावाट्स इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी। अच्छा, ये भी बोला गया है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितनी पहुंचा जाएगी, 280 गीगावाट्स जो है सोलर कैपेसिटी पहुंचा जाएगी, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो ये विजन की बात की गई है बजट में, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात है लोअरिंग द पावर ऑफ लोकायुक्त। देखिए अभी क्या हुआ कि लोकायुक्त की जो पावर है उसको रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या किया, द प्रोपोज्ड ऑर्डिनेंस इनविसाजेस टू लिमिट द पावर ऑफ द एंटी करप्शन वॉचडॉग, ठीक है। जो एंटी करप्शन मतलब वॉचडॉग जो है, मतलब करप्शन को रोकने के लिए जो लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है उसकी जो पावर्स है उनको रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये अभी जो है रिसेंटली इन चीज़ों पर बात हुई है, ठीक है। तो इसको ये अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि देखिए जैसे कि कोई भी जो करप्शन के जो भी केसेस होते हैं उनको ये इंक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये केरला में हुआ है, ठीक है। अब जो है इनको क्या किया गया है, अब पहले क्या होता था कि जो उनकी जो वो डिसीज़न होता था, ठीक है, तो उनको पहले क्या था फाइनल कंक्लूजन माना जाता था, लेकिन अब उनके जो पावर है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। या तो गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशंस जो है लोकायुक्त के रिकमेंडेशन को, मान ली कहीं करप्शन हुआ है तो लोकायुक्त कुछ रिकमेंडेशन अगर देता है तो गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट कर सकती है या तो रिजेक्ट कर सकती है, दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट होते हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो है इस पर काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर था कि जो है लोकायुक्त जो बोलेगा गवर्नमेंट जो है उनको करप्शन पे स्टेप लेने, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी जो पावर है उसको थोड़ा सुप्रीम कर दिया है, ठीक है। और उसमें क्या किया है कि उन्होंने ये पावर जो है इनको इंक्रीज़ कर ली है, ठीक है। अब जो है 18 ये जो अम्बर्ट्समैन का जो पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो पावर्स है वो इधर एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की पावर दी गई है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो ये स्वीडन में जो ऑम्बर्ट्समैन के जो ये पोजीशन है वो स्वीडन से ली गई है। स्वीडन में पहली बार शुरू किया था 1809 में, ठीक है। और जो टर्म लोकपाल लोकायुक्त है वो कॉइन किया था किसमें, इंडिया ने, एल.एम. सिंघवी ने, ठीक है, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने, ठीक है। अब बात आती है इंडिया रशिया कॉपरेशन की। तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली द बायलैटरल कंसल्टेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेटेड इशूज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया न्यू दिल्ली। तो जो बायलैटरल कंसल्टेशन है
यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके उसको लेकर के इंडिया और रशिया के बीच में एक अभी मीटिंग हुई है। और रशिया जो है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब हर बार जो है वो जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है, तो रशिया जो है अब प्रेसिडेंसी जो है अजूम करने वाला है। और ये डिस्कशन जो इंडिया और रशिया के बीच में जो भी डिस्कशंस हुए वो बैकड्रॉप में हुए हैं। ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस टाइम पे इनको लेकर के उनके बीच में डिस्कशंस हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मोस एक्सपोर्ट टू फिलीपींस। अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने ब्रह्मोस जो है एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस में। तो ब्रह्मोस को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम जानेंगे कि फिलीपींस हैज साइंड अ डील विद ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ अ शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका मतलब ये है कि फिलीपींस ने अभी एग्रीमेंट साइन किया कि उनको ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द मिसाइल, ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड रशिया। ठीक है, ये पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है एक ऐसी मिसाइल के लिए जो कि किसी दो कंट्री का जॉइंट प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, तो ये पहला एक मौका है जहाँ पर इंडिया और रशिया ने जो मिसाइल बनाई है उसकी किसी दूसरे कंट्री में जो डिमांड है वहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले। तो ये काफ़ी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी और ऑप्टिमिस्टिक बात है। एंड ब्रह्मोस का जो नाम है वो दो नाम से मिलकर बना है। एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके ब्रह्मा से बना है, और एक मोस्क रिवर जो रशिया में है उसको मिल करके ब्रह्मोस का जो है वर्ड का निर्माण हुआ है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो ओरिजिनली रखी गई थी 290 किलोमीटर। ठीक है, जो रेंज है वो इनिशियली 290 रेंज रखी गई थी, बट अब उसको इंक्रीज़ कर दी है करीब करीब 400 के करीब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ठीक। अब बात आती है चंद्रयान 3 मिशन की। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन जो है अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने अनाउंस किया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें क्या पॉइंट्स है देखते हैं। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्टेटेड दैट इंडिया प्लान्स टू एग्जीक्यूट द चंद्रयान 3 मिशन इन अगस्त 2022। ठीक है, अभी क्या है कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो कब इम्प्लीमेंट करने वाले, अगस्त 2022 में। ठीक है, इट एम्स टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल। लूनर साउथ पोल जो लूनर मतलब मून होती है, मून के साउथ पोल है, वहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, हाउएवर दिस ऑर्बिटर वॉन्ट बी लोडेड विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक चंद्रयान 2। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है। चंद्रयान 2 जो पिछली बार क्या होता फेल हो गया था, तो चंद्रयान 2 के कंपेरिजन में एक डिफरेंस है कि इस बार इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इसमें लोड नहीं किए जाएंगे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर विच वॉट द मून फ्रॉम 100 किलोमीटर ऑर्बिट। ठीक है, तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है वो मून को ऑब्जर्व करेगा 100 किलोमीटर ऑर्बिट में। ठीक है, इसरो ने नेम किया है लैंडर मॉड्यूल, जो भी लैंडर मॉड्यूल जो वहाँ पे लैंड करेगा उसका नाम रखा गया विक्रम। ठीक है, वो जो कि किसके नाम के आगे रखा गया, विक्रम साराभाई जो स्पेस साइंटिस्ट थे उनके नाम के आगे रखा गया। इट वॉज सेंट अब्रॉड द कंट्री मोस्ट पावरफुल सी। अच्छा, ये चंद्रयान 3 जो ये जो मिशन है या फिर जो भी मिशन है ये इसको किसके थ्रू भेजा गया था, कंट्रीज मोस्ट पावरफुल जे सिंक्रोनस लॉन्च सेटेलाइट GSLV MK3 के थ्रू जो है इसको भेजा गया था। ठीक है, अब बात आती है हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी हिजाब को लेकर के कि वेदर स्कूल में अलाउड होना चाहिए नहीं अलाउड होना चाहिए, तो उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा। एग्जैक्टली मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको ये पर्सपेक्टिव बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो मैटर जो है पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उस पर बाद में डिसीजन जो आएगा वो आएगा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि 6 स्टूडेंट वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग कॉलेज कर्नाटक उडुपी डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो है 6 स्टूडेंट जो थी फीमेल स्टूडेंट थी उनको बैन किया गया था कि आप जो है हिजाब पहन करके आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली उन्होंने साइड किया गया था कि आर्टिकल 25 का वॉल्यूशन जो कि क्या कहता है कि द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्री टू प्रोसेस। ये आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि हर किसी को अपना फ्रीडम है अपने रिलीजन को कन्फेस करने का, कन्फेस या प्रोफेस करने का जो है पूरी फ्रीडम है, और कंसाइंस करने का पूरी फ्रीडम है। तो इस पर रोक लगाना जो है आर्टिकल 25 का वॉल्यूशन है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसमें ये भी कहा था कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट है क्या। तो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ये होता है कि हर एक प्रैक्टिस जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे जब चैलेंज किया जाता है तो देखा जाता है कि क्या वो किसी भी धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है या नहीं। तो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी परंपरा, कोई भी रिचुअल, कोई भी ट्रेडिशन, ये देखा जाता है कि अगर वो किसी रिलीजन का मान्यता मतलब एक बहुत ही अभिन्न अंग है तो उसको कोर्ट जो है एनालाइज नहीं करती है, क्योंकि वो आर्टिकल 25 के साथ प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है किसी भी धर्म की, ठीक है,
एक बहुत ही अभिन्न अंग नहीं है, अभिन्न कल्चर नहीं है। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करती है कि क्या वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उनको चैलेंज करता है या नहीं। अगर चैलेंज करता है तो उसको फिर स्ट्राइक डाउन किया। जैसे कि ट्रिपल तलाक जो था वो इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ में एसेंशियल प्रैक्टिस, जो ट्रिपल तलाक जो 3 तलाक था वो जो है इस्लाम में वैलिड एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, बाकी जो दूसरा तलाक सिस्टम है वो एसेंशियल प्रैक्टिस, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज नहीं किया, ना कि वो गलत था। बट जो ट्रिपल तलाक है, जो इंस्टेंट तलाक था, वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट हर चीज़, हर इश्यूज़ को जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से देखती है। ठीक है, अब आती है एडिशन ऑफ 2 न्यू रामसर साइट। तो अभी रिसेंटली 2 नए रामसर साइट्स जो है वो डिक्लेयर। रामसर साइट मतलब होता है कि जो भी ऐसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर साइट्स जो है डिक्लेयर किया जाता है, ताकि जो बर्ड्स और एनिमल का जो इकोसिस्टम है जो कंजर्व हो सके इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, अभी 2 नए रामसर साइट्स हैं जो कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में वो डिक्लेयर किए गए हैं। जो कौन से, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी, इनको जो है अनाउंस किया गया है 2 न्यू रामसर साइट के रूप में। और इस दिन जो है रामसर, जो 2 फरवरी को रामसर वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1971 में ईरानियन सिटी और रामसार में जो है ये रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसकी वजह से रामसार साइट जो है डिक्लेयर किया जाता है। हर कंट्री में अलग अलग जगह जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है उनको इंटरनेशनल वैल्यू देने के लिए उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और इस साल का जो थीम है वो ये है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब रिस्टोरेशन और JCPOA मतलब इसका फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये ईरान और बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेगा, ताकि बाकी कंट्रीज़ के लिए खतरा ना बन सके। तो उसके बारे में अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है कि USA ने अपना सैंक्शन जो है फिर से लगा दिया है। ठीक है, USA हैज़ रिस्टोर्ड सैंक्शन वेवर्स। ठीक है, तो टू अलाउ इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर। ठीक है, USA ने अभी क्या किया है, जो सैंक्शन वेवर्स है उसको हटा दिया है। मतलब कि फिर से अब उनको फ्रीडम दे दी है ताकि वो इंटरनेशनल जो है कॉपरेशन प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सके। और इनडायरेक्ट जो है ये अमेरिका और ईरान की टॉक्स थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, और ये JCPOA एग्रीमेंट जो है 2015 में साइन हुआ है। और JCPOA एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच साइन हुआ था। P5 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, और जो +1 आप देख रहे हैं ये है जर्मनी। ठीक है, और ये डील जो है मतलब मीडिएट किसने की थी, ओमान ने की थी। अब अटल टनल की बात है। अटल टनल को अभी रिसेंटली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट हाईवे टनल। ठीक है, इसको बिल्ड किया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया गया। इसकी लेंथ जो है 9.02 किलोमीटर है, और ये जो रोहतांग वैली, रोहतांग पास से पास करता है, और सोलांग वैली और सिसु को के बीच की जो डिस्टेंस इसको छोटा करता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज में। ठीक है, अब कोलेजन सिस्टम की बात है कि अभी रिसेंटली जो है कोलेजन सिस्टम ने अपॉइंट किया है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं, CJI होते हैं, एंड 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट। और जो 99 अमेंडमेंट एक्ट है वो NJC को लेकर डिस्कस करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब कि जहाँ पर लॉ मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, ये सब लोग पार्ट होंगे। अभी कोलेजियम में क्या होता है, सिर्फ जुडिशरी के जजेस इसका पार्ट होते हैं, बट NJC में क्या था, लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी इसका पार्ट थे, बट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो 99 अमेंडमेंट से पास हुआ था। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर जो है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे आने के लिए। और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो किससे लिंक्ड है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से फॉर गेटिंग लैंड। मतलब कि टेक्नोलॉजी एक नेशनल एक सिंगल विंडो सिस्टम से डिक्लेयर किया गया, ताकि जो लैंड क्लियरेंस है वो जम्मू कश्मीर में आसानी से हो सके। और ये प्रोग्राम जो है सॉफ्ट लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू सप्लाई वीट टू अफगानिस्तान। इंडिया ने अभी रिसेंटली साइन किया अग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट करेंगे कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और ये किसका प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई जो हमने इंपॉर्टेंट फरवरी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्रिस्प वे में हमने इसको रैप अप करने की कोशिश की है। तो रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लेट अस नो इन योर वैल्यूबल कमेंट कि व्हाट आर द रिव्यूज ऑफ दिस वीडियो एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू वांट अस टू मेक वीडियो, राइट? So till that time, we would like to say thank you.